हम लोग अब चर्चा करने चल रहे हैं कैचेज के बारे में, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन के बारे में। एक बात जानते हो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन में इफ एन बट ज्यादा है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसे कंडीशनल टर्म्स ज्यादा है और ज्यादा कंडीशनल टर्म्स होने की वजह से क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। इसमें माने क्वेश्चन ज्यादा बनाए जा सकते हैं और क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम किए जा सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछे भी ज्यादा गए हैं। फिनॉल से या बेंजोइक एसिड से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं जितने पूछे गए हैं इस पार्ट से। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट जो अब बताने जा रहे हैं वो कहीं ज्यादा महत्व रखता है। तो देखते चलिएगा, हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो हम चर्चा करने चल रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन। अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करने चल रहे हैं, ध्यान देना बेटा। बात ये कि एमाइन कहते किसको है, तो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये मॉलिक्यूल आपके सामने अमोनिया हो गया। अगर इसमें हम हाइड्रोजन हटाकर अल्काइल ग्रुप लगाते जाएं, इसमें हाइड्रोजन हटाकर अगर अल्काइल ग्रुप लगाते जाएं तो वही क्या कहलाता है, एमाइन। अगर एक हाइड्रोजन हटाकर एक अल्काइल लगा दे तो 1 डिग्री अमाइन, 2 अल्काइल हटाकर दूसरा भी अल्काइल ग्रुप लगा दे 2 डिग्री एंड सो 3 डिग्री अमाइन होने लगता है। ठीक है। अगर हम लोग से पूछा जाए कि एक जगह अमोनिया दिया हुआ है, एक जगह कहीं पर कोई प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है, ये HH, एक जगह कहीं पर 2 डिग्री अमाइन दिया हुआ है, 2 अल्काइल ये H, एक जगह कहीं पर 3 डिग्री अमाइन दिया हुआ है। हम लोग से पूछा जाए कि इन चारों में अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये 3 डिग्री वाला, ये 3 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला और ये अमोनिया खुद है। हम लोग से अगर पूछा जाए कि इन लोगों में कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है, अरे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब कौन अपना लोन पेयर ज्यादा आसानी से दे दे। आप कोई भी चीज आसानी से तब दे देते हो जब आपको उस चीज का और ज्यादा आमदनी होने का चांस हो, कि ये चीज देने से भी हमको घटने वाला नहीं है, जितना कमी होगा वो तुरंत पूरा हो जाएगा, तभी तो निश्चिंत होकर कोई भी चीज किसी को दे देते हो। तो कोई भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कब कर देगा, कोई भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट तभी किया करेगा जब उसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आमदनी होने का चांस हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों में ज्यादा एसिडिक बेसिक कौन, तो क्या बोलोगे? निश्चित रूप से सर देखिए ना, 3 डिग्री में 3 तरफ इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप है, 3 डिग्री अमाइन में उसमें 3 अल्काइल ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन पुशिंग, तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस हो जाएगा वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर ये हो जाएगा। ये सही भी है, ये होता भी है। अगर हम बोले कि ये सही भी है, यही अपने आप में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए काफी नहीं है। अगर कहा गया है कि ये सही भी है, इसका मतलब कहीं कहीं ये नहीं भी है। ऐसा भी दोनों तरह का बात नहीं है इसमें, तो थोड़ा सा शब्द इधर उधर होकर माने काफी बदल जाता है। तो अगर हमने कहा कि ये सही भी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसमें परेशानी भी है। ये सही है कहाँ? गैस फेज में। ये सही है कहाँ पर? गैस फेज में। जानते हो बेटा, एक्वस फेज में, इन एक्वस फेज अगर बात करें, फेज फॉर मिथाइल अमाइन, फॉर कौन सा अमाइन? मिथाइल अमाइन, जो सीक्वेंस हो जाता है बेसिक स्ट्रेंथ का, एक्वस फेज में मिथाइल अमाइनों के लिए जो सीक्वेंस हो जाता है वो हो जाता है 213। सर ये 213 क्या बोल रहे हैं? 213 का मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। माने सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है मिथाइल अमाइन में कौन? 2 डिग्री वाला, 2 ठो मिथाइल लगा हुआ। फिर हो जाता है कौन? 1 डिग्री वाला, और फिर हो जाता है कौन? 3 डिग्री वाला हो जाता है। ये CH3, ये CH3, ये CH3। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके मन में हो जमा करके रखते जाना। ये 2 डिग्री वाला ज्यादा,
फिर 1 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला। तो हमने उसको याद कर लिया है 213 के नाम से। और सुनना, और ज्यादा विस्मय होगा। विस्मय का मतलब आश्चर्य, विस्मय होना माने आश्चर्य होना। फॉर इथाइल अमाइन अगर बात करें, फॉर इथाइल अमाइन अगर बात करें हम लोग, अगर मिथाइल के जगह इथाइल लगा हुआ हो तो बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस हो जाता है 231। बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस हो जाता है क्या चीज? 231। माने सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है कौन? 2 डिग्री। ये यहां इथाइल लगा हुआ, ये यहां इथाइल लगा हुआ। फिर 3 डिग्री 31 है बेटा, ये यहां तीनों में क्या लगा हुआ? इथाइल C2H5, इथे भी C2H5, इथे भी C2H5, 3 डिग्री वाला। फिर अंत में हो जाता है कौन? 1 डिग्री वाला। अच्छा, इतना चीज जो बताए हैं, इसमें आपके मन में कोई प्रश्न भी है, कोई जिज्ञासा भी कि सर ये क्या, ऐसा क्यों? इस तरह का कोई मन में सवाल भी है सवाल? तुम लोग के मन में भी सवाल है? क्या है बोल? तू ही से पूछ रहे हैं। अंजना, अंजू सिंह, जल्दी बोल। किसका ऑर्डर हो? गैस फेज वाले का, मिथाइल वाले का, कि इथाइल वाले का? कोई एक का नाम लेकर बोलो ना। किसका? इसका कि इसका? कि सर दोनों में? पूरा दोनों में। चलो, जानते हो बेटा बात क्या है? तो अगर पूछा जाए, देखो बेटा यहां पर कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर इसमें ऑर्डर कुछ है, इसमें ऑर्डर कुछ है। एक्वस फेज में तो सर बात आसान था, सॉरी गैस फेज में तो आसान था कि 3 डिग्री वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप थे, इसलिए वो ज्यादा बेसिक था। एक्वस मीडियम में इन दोनों में ऐसा सीक्वेंस क्यों है? तो सुनना बेटा, बहुत साफ शब्दों में स्पष्ट हम जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए होता क्या है, अगर हम लोग अमोनिया ले लें, ठीक है, अमोनिया को हम लोग अगर पानी में घोल दें, अमोनिया को हम लोग कहां घोल दें? पानी में घोल दें, तो होता क्या है कि ये अमोनिया पानी के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करता है, ये बना लेता है NH4OH। ये क्या बना लेता है? NH4OH। और वह NH4 आयन, ये NH4 आयन बनता है और ये OH- सॉल्यूशन में रिलीज होता है। और यही OH- आयन के कारण इस केमिकल का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक कहलाता है। जैसे ही अमोनिया को पानी में घोलते हैं, पानी में कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, क्या चीज का? OH- आयन का। और पानी में OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ही अमोनिया क्या कहलाता है? बेसिक कहलाता है। ठीक है बेटा, जानते हो एक बात, इसके बेसिक होने का सारा राज छुपा हुआ है। ये अपने पॉजिटिव चार्ज को कितना अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। अगर ये अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण अनस्टेबल हो जाए, बहुत ध्यान से गौर से सुनना, अगर ये अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण, अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण ये नाइट्रोजन सेंटर अगर अनस्टेबल हो जाए तो ये क्या करेगा? ये उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन के H+ को रिमूव कर देगा और वो H+ आकर इसके OH को खर्चा कर लेगा, यूज कर लेगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम। अगर ये अपने प्लस के कारण स्टेबल रह जाए, अनस्टेबल ना हो, H को न निकाले, तो ये OH सॉल्यूशन में घुला रहेगा और सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ज्यादा बेसिक कहलाएगा। तो सॉल्यूशन कितना ज्यादा, गौर किए, हम जो बात बोले गौर किए थे सभी लोग, ये बेसिक होना, ये सॉल्यूशन में OH कितना ज्यादा रहेगा वह निर्भर करता है इस पर, पॉजिटिव चार्ज पर। अगर यहां वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहे, नाइट्रोजन उस पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से मैनेज कर ले, तो ये OH- सॉल्यूशन में फ्री है और सॉल्यूशन में OH- फ्री मिल रहा है, माने सॉल्यूशन बेसिक है। लेकिन ये प्लस के कारण ये नाइट्रोजन अगर अनस्टेबल हो रहा है तो क्या करेगा? वो नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर उसको H+ के रूप में निकालेगा और वो H+ जाकर इस OH- को कंज्यूम करेगा तो सॉल्यूशन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया है? कम। जानते हो बेटा, वही सारा चीज इसमें भी होता है। अगर मान ले कहीं पर कोई 2 डिग्री अमाइन है, ये R, ये N, ये H, ये R,
इसको भी अगर हम लोग पानी में घोलें तो यह भी इस तरह का आयन बना लेगा, एक H दूसरा H प्लस ये R ये R, और साथ में यहां पर क्या चीज OH माइनस आयन रिलीज हुआ। ठीक है, एक बात जानते हो, ये सॉल्वेट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड होता है सॉल्वेशन के कारण। वह पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है क्या चीज के कारण? सॉल्वेशन के कारण। सॉल्वेशन क्या होता है हम एक बार समझाए थे शुरुआती इसमें ही। कहां पर हम सॉल्वेशन समझाते हैं? तो जब जिस दिन बॉन्ड फ्यूजन पढ़ा रहे थे उस दिन सॉल्वेशन समझाए थे। सॉल्वेशन में तुम लोगों को क्या समझाए थे? सॉल्वेशन में तुम लोगों को समझाए थे कि आप वाटर जैसे सॉल्वेंट में कोई भी आयन डाल दीजिए, प्लस डालिए चाहे माइनस डालिए, वाटर मॉलिक्यूल इसके भी चारों तरफ और इसके भी चारों तरफ से आकर अटैच होता है। अगर आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर अपना निगेटिव पार्ट आगे किए हुए आएगा और इसके साथ अटैच होते चला जाएगा। और वाटर पर अगर आयन पर अगर निगेटिव चार्ज है तो वाटर अपना पॉजिटिव पार्ट आगे किए हुए आएगा और उसके साथ अटैच होते चला जाएगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एक बात समझना, इस पे माइनस था और इसी माइनस के कारण ये अनस्टेबल था। अगर ये हल्का सा प्लस सट गया, हल्का सा प्लस सट गया और ऐसे कर करके ढेर सा वाटर इसमें अटैच हो गया तो इसका चार्ज क्या होगा? कम हो रहा होगा कि ज्यादा हो रहा होगा? कम हो जाएगा। जितना ज्यादा इसका सॉल्वेशन होगा इसका चार्ज जो है वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेशन का घटना ये चार्ज को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। सॉल्वेशन का घटना नाइट्रोजन पर मौजूद चार्ज को बहुत अच्छे से क्या कर देता है? मैनेज कर देता है। जानते हो बेटा बात क्या है? 3 डिग्री अमाइन में, गौर से सुनना, 3 डिग्री अमाइन में, बहुत ध्यान से सुनना, अब फाइनल कंक्लूजन पे चल रहे हैं। 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन का लगभग सरफेस एरिया वो तीनों मिथाइल मिलकर कैप्चर किए हुए रहता है, हिंडर्ड किए हुए। ये नाइट्रोजन का 3 मिथाइल लगा हुआ इसके ऑलमोस्ट पूरे एरिया को क्या किए रहता है? कवर किए रहता है। अब अगर ये मान लो अपना लोन पेयर किसी को दिया, इस पे प्लस आया तो इसका सॉल्वेशन नहीं हो पाता है। इसमें क्या चीज नहीं हो पाता है? सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन नहीं होने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पाया है। बात समझ में आया? सबसे ज्यादा फायदा में 2 डिग्री वाला एमीन रह जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कौन रह जाता है? 2 डिग्री वाला एमीन सबसे ज्यादा फायदे में रहता है। सर सबसे ज्यादा फायदे कहने का मतलब इसको काम के लायक इंडक्टिव इफेक्ट भी मिल जाता है, काम के लायक इलेक्ट्रॉन पुशिंग 2 ग्रुप भी मिल जाता है, और छोटा छोटा हाइड्रोजन 2 एटम होने के कारण काम के लायक सरफेस एरिया भी मिल जाता है। क्या चीज के लिए? सॉल्वेशन के लिए। बात समझे? इसीलिए 2 डिग्री अमाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक रह जाता है। उससे कम 1 डिग्री का अमाइन इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम तो सॉल्वेशन मायने कर देता है, और 3 डिग्री वाला सबसे कम। क्यों? क्योंकि उसका सॉल्वेशन नहीं हो पाया। सर मिथाइल वाले में चलिए ये सीक्वेंस मान लेते हैं सॉल्वेशन के कारण, इथाइल वाले में ऐसा क्यों होने लगा है? सर जानते हो बेटा बात क्या है? इथाइल वाले में, इथाइल वाले में ये ग्रुप आपको बताए थे ना, कार्बन का चेन जितना ज्यादा बड़ा हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही क्या होने लगता है? पावरफुल होने लगता है। कार्बन का चेन जितना बड़ा होने लगे इंडक्टिव इफेक्ट उतना पावरफुल होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ 3 इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट, यह सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप करवा देता है कि जो तीसरे नंबर का कैंडिडेट था वो कहां चला आता है? दूसरे नंबर पर चला आता है। तो ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही इतना लगा देता है कि बेसिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री वालों से थोड़ा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये जो बात बताए हैं ये बात समझ में आ गया है सभी लोगों को? ये यहां से आगे बढ़े हम लोग। एमीन में एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ याद रह गया? नहीं,
हाँ ऐसे बोला जाता है, ऐसे ऐसे कर रही। तो कहने का मतलब मिथाइल अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या? 213। और इथाइल अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस 2-3, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री 231। ठीक है, सुनो, अगर किसी अमाइन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर हो, अगर किसी अमाइन में नाइट्रोजन पर, और वह लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट होने लगे, वह लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल होने लगे, तो यह बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। जैसे हम लोग से एक क्वेश्चन पूछे कि एक जगह अमोनिया है, एक जगह ये NH2 के साथ नीचे बेंजीन रिंग लगा हुआ है, एक जगह ये NH के तरफ 2-2 बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और 3 भी लगा दे, कितना ही रहने दे, यही तीनों रहने दो, ये तीनों तो रहने दो ना। अगर हम लोग को पूछा जाए कि इन तीनों में कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक, तो बेटा देखो यहां पर क्या होगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर में नाइट्रोजन को कहीं से सपोर्ट नहीं है, लेकिन कोई उसका लोन पेयर ले भी तो नहीं जा रहा है, ये लोन पेयर हमेशा डोनेशन के लिए अवेलेबल तो है। अगर कहीं कोई बेंजीन रिंग लगा दे नाइट्रोजन से, या नाइट्रोजन से कहीं कोई कंजुगेटिव सिस्टम लगा दे, तो ये लोन पेयर क्या चीज में शामिल होने लगेगा, और जब जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में होगा तब तब ये नाइट्रोजन लोन पेयर। तो इन तीनों में अगर पूछा जाए आपसे कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक, तो क्या बोलिएगा? इन लोगों में ज्यादा बेसिक कौन? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एनिलिन्स जो होते हैं, एनिलिन जो होते हैं वो अमोनिया से कम बेसिक होते हैं। क्यों? कारण अगर पूछा जाए तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रोलोन पेयर क्या होता है? डीलोकलाइज्ड होता है, ये कम बेसिक होंगे उससे। आप चलते हैं हम लोग एनिलिन के बेसिक स्ट्रेंथ पर कौन कौन सा प्रभाव डालता है उस पर बहुत ध्यान से सीखना। 4 या 5 पॉइंट बोलेंगे, चारों पांचों पॉइंट को ध्यान से सुनना, उसके बाद इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एनिलिन में बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पॉइंट जानते हो बेटा, अगर हमारे पास कहीं कोई एनिलिन हो, अगर हमारे पास कहीं कोई क्या चीज हो, एनिलिन हो, और एनिलिन वाले बेंजीन रिंग में कहीं भी कोई ग्रुप लगा दे, एनिलिन वाले बेंजीन रिंग में कहीं भी कोई ग्रुप लगा दे, उस ग्रुप के लगाने से अगर उस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए, जिस कार्बन पर NH2 है, तो वह एनिलिन के बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ध्यान दिए हम क्या बोले, बेंजीन रिंग में कहीं भी कोई ग्रुप लगा दे, presence of that group if going to increase the electron density of carbon containing NH2 group will effectively increase the basic strength of aniline. तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया था कि कोई भी बेंजीन रिंग में ग्रुप लगा दीजिए, अगर उस ग्रुप के लगाने मात्र से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा हो तो एनिलिन का बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अरे बेटा, एनिलिन में भी ऑर्थो इफेक्ट होता है, एनिलिन में भी क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट होता है, और हम पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि एनिलिन के ऑर्थो इफेक्ट का कोई एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। यहां ऑर्थो इफेक्ट जैसे बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट का कारण था, वेल एक्सप्लेन्ड कारण था, समझाए भी, समझ में भी आया, काम भी करता है वो लॉजिक। लेकिन एनिलिन के ऑर्थो इफेक्ट हम काफी किताब ढूंढने के बाद ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि एनिलिन के ऑर्थो इफेक्ट का कोई भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका कारण क्यों ऐसा हो रहा है उस कारण पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। हाँ, होता है, क्या होता है कि एनिलिन में ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा दीजिए तो वो एनिलिन के बेसिक स्ट्रेंथ को घटा जरूर देता है। एनिलिन में अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा दीजिए तो एनिलिन का बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है, वहां एसिडिक स्ट्रेंथ, यहां बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है।
अरे बेटा बहुत ज्यादा ये फैक्टर घटाता है ऐसी बात नहीं है, यहां ऑर्थो इफेक्ट बहुत डोमिनेटिंग नहीं है। हाँ एक बात पक्का है कि इससे कम तो जरूर कर देता है, इससे कमजोर बेस तो हर बार कर देगा, प्योर एनिलिन से कमजोर बेस हर बार कर देगा। ऑर्थो इफेक्ट यहां पर क्या है समझ गए थे, एनिलिन के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा हो तो एनिलिन का बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है और नॉर्मल एनिलिन से कम तो हो ही जाता है। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट जो हम कहने जा रहे हैं वो क्या है सुन, थर्ड पॉइंट का कहना है कि अल्काइलेशन एट नाइट्रोजन सेंटर, what I am saying is alkylation at nitrogen center increases the basic strength of aniline। माने एनिलीन के में नाइट्रोजन पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप आने लगे, ये R या एक बार और कर दे N, 2 R लगा दे, एक इधर R एक इधर R, अब तीसरा मॉलिक्यूल खुद एनिलीन कर दे। आपको अगर पूछा जाए इन तीनों में ज्यादा बेसिक कौन, तो क्या बोलोगे? ये वाला अल्काइलेशन एट नाइट्रोजन सेंटर, नाइट्रोजन सेंटर पर अल्काइलेशन अगर होने लगे तो वह एनिलीन के बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये ज्यादा होगा, ये होगा, ये उसके बाद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया क्या कहा, एनिलीन में नाइट्रोजन सेंटर पर जितना अल्काइल लगाते जाओ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। ठीक। अरे बेटा चौथा पॉइंट जो हमको कहना है वो सुनो, अगर एन अल्काइल एनिलीन हो, अगर क्या चीज हो, एन अल्काइल एनिलीन हो, माने नाइट्रोजन के एनिलीन के नाइट्रोजन सेंटर पर अल्काइल ग्रुप लगा पड़ा हो, उस समय ऑर्थो पर अगर कोई ग्रुप आ जाए, एन अल्काइल एनिलीन में ऑर्थो पर कोई ग्रुप आ जाए तो फिर वो इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है, फिर वो उसके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करने लगता है। जैसे हम लोग से एक क्वेश्चन पूछे ये NH यहां R है, और दूसरा बार क्वेश्चन पूछे कि यहां पर ये NH ये R तो है और यहां कोई ग्रुप है, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो क्या जवाब देंगे? ये ज्यादा बेसिक होगा। सर क्यों? ये ऑर्थो इफेक्ट अब माने चल गया, हवा में खत्म हो गया, वहां ऑर्थो इफेक्ट था यहां नहीं हुआ सर। अरे बेटा यहां भी इसका एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत आसानी से समझ में, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसका है। देखो ना क्या हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि इस नाइट्रोजन, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ भाग लेने लगेगा, क्या चीज में, रेजोनेंस में। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ पार्टिसिपेट करने लगेगा, क्या चीज में, रेजोनेंस में। तो इसलिए ये कम बेसिक है। अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आ जाए और इनमें रिपल्सन होने लगे, इनमें क्या होने लगे, रिपल्सन होने लगे, और उस रिपल्सन के कारण नाइट्रोजन अपना प्लेन चेंज कर दे, उसके कारण जो इधर वाला लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में भाग ले रहा था, ये लोन पेयर अगर इधर हो जाए तो ये लोन पेयर तो अब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हमेशा नाइट्रोजन के पास ही मौजूद रहेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ नहीं जाएगा। समझ गए थे हमने क्या कहा? ये ग्रुप नाइट्रोजन पर अगर अल्काइल लगा हुआ हो, उस समय बेंजीन रिंग के ऑर्थो पर अगर कोई ग्रुप ला दो तो फिर इसका प्लेन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसका प्लेन चेंज होने से लोन पेयर परमानेंटली मौजूद रहने लगा है, कहां पर, नाइट्रोजन पर। वो इसके बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये जितना बात बताया उतना बात समझ में आ गया था। जानते हो बेटा, अगर हम आपसे पूछें, अगर हम अलग अलग एनिलीन देकर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछते चले, ध्यान देना, जैसे मान लो एक बार हमने क्या किया है कि ये NH2 और यहां पर CH3 कर दिया है, फिर हमने क्या किया है कि ये NH2 और यहां CH3 कर दिया है, फिर हमने क्या किया है कि यह NH2 और यहां CH3 कर दिया है, और फिर हमने क्या किया है कि यहां NH2
आपसे पूछा जाए कि इन लोगों में कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक, तो बता सकते हैं इन लोगों में कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक है। अरे बेटा, इनमें अगर बेसिक स्ट्रेंथ का हम लोग कंपैरिजन करें तो देखो यहाँ ऑर्थो इफेक्ट है, याद रहे, जिसके कारण इसका बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, कम से कम एनिलिन से कमजोर बेस तो पक्का हो जाएगा। बट इसमें देखो, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है और यहाँ हाइपर कंजुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। अरे बेटा, तो इन लोगों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, बोलना। सी वाला, फिर कौन, बी वाला, फिर कौन, डी वाला, यही बोले थे आप लोग। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोल तो। सबसे ज्यादा बेसिक सी, फिर बी, फिर डी, फिर ए। जानते हो मेरे पास जो इनका पीकेए वैल्यू कम होने पर एसिडिक ज्यादा और पीके वैल्यू ज्यादा होने पर, हमारे पास जो पीके वैल्यू अवेलेबल है, एनिलिन का अपना पीके वैल्यू होता है 4.58। मिथाइल अगर लगा हुआ हो ऑर्थो पर तो ये 4.39, अगर मेटा पर लगा हुआ हो तो 4.69 और पारा पर लगा हुआ हो तो 5.12। देख, तो हम लोग जो सजाए हैं सही सजाए हैं। देखो तो सी वाला का सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद दूसरे नंबर पर 4.6 ये, उसके बाद 4.58 और उसके बाद 4.39। देख, तो सही तो सजाए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें कि अब की बार NO2 ग्रुप लगा दे। अब की बार कौन सा ग्रुप लगा दे, NO2 ग्रुप लगा दे। ये यहां पर लगा हुआ हो NH2, यहां NO2, फिर यहां लगा हुआ हो NH2, यहां NO2 और फिर लगा हुआ हो यहां पर NH2 और यहां NO2 और एक बार खुद एनिलिन। आपसे पूछे कि इन लोगों में कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक, तो क्या बोलोगे, बोलो। ये NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस में भी और हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस में भी और इंडक्टिव इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जल्दी बोलना, इनमें कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक। बोलना, साफ साफ पूरा बोलो ना। अरे बेटा, इन लोगों में देखो, ये ऑर्थो इफेक्ट के द्वारा भी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, सब में बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। ये घटा रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, ये घटा रहा है रेजोनेंस के कारण, और ये सबसे ज्यादा बेसिक नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ जो बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस हो जाएगा सबसे ज्यादा बेसिक कौन, डी, फिर कौन हो जाएगा, बोलो। ये खाली जो रेजोनेंस माने इंडक्टिव इफेक्ट से घटा रहा है, हल्का घटाएगा। दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, बी, फिर तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, सी, और सबसे कम कौन हो जाएगा, ए। ऑर्थो इफेक्ट भी, इंडक्टिव इफेक्ट भी, रेजोनेंस भी, सब मिलजुल कर इसको काफी नहीं घटा देगा। अगला जो हम देने जा रहे हैं वो मिथॉक्सी लगा हुआ ग्रुप होगा। अगला जो हम देने जा रहे हैं वो कौन सा लगा हुआ ग्रुप होगा, वो मिथॉक्सी लगा हुआ ग्रुप होगा। उसको देखकर आप ही लोग बताना तो कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक हो जाएगा। ये OCH3, यहां भी ये OCH3, यहां भी ये OCH3। इन लोगों में बताना तो कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक। अगर हम लोग मिथॉक्सी ग्रुप लगाकर ये करें, कंपैरिजन करें, तो सबसे पहले वाले में देखो यहां पर कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है। अरे बेटा, ये रेजोनेंस के द्वारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है तो प्लस R है जो कि उसके फेवर में है। इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा घटा रहा है तो माइनस I है जो डिसफेवर में है, और ऑर्थो इफेक्ट है जो डिसफेवर में है। ठीक है, ये दोनों घटा रहा है और ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है और वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। ठीक है, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट विड्रॉ कर रहा है और तो कोई इसके रेजोनेंस का असर तो अगल बगल वहां नहीं। यहां पर माइनस I है अकेले और ये क्या कर रहा है, घटा रहा है। ठीक है, यहां रेजोनेंस है, प्लस R है और वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। एक बात देखो, यहां एक मजबूत फैक्टर घटा रहा है, एक मजबूत फैक्टर बढ़ा रहा है। ठीक है, लेकिन ये दो फैक्टर मिलकर, माने यही वाला जो ये दोनों मिलकर थोड़ा सा हावी होगा उसके ऊपर में।
यहां पर एक चीज तो पक्का है ना कि इसमें सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो कौन हो जाएगा, यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सी। उसके बाद कौन हो जाएगा, डी। कम से कम उसमें घट तो नहीं रहा है। अरे बेटा यहां पर थोड़ा सा अपवाद के तरह है या थोड़ा सा कंफ्यूजन ये, और मिथॉक्सी एनिलीन याद रख लेना, मिथॉक्सी एनिलीन में ये थोड़ा ज्यादा बेसिक रह जाता है किसके तुलना में, यही थोड़ा ज्यादा बेसिक होता है इसके तुलना में। ये वाला फैक्टर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा बेसिक रह जाता है किसके तुलना में, उसके तुलना में। मिथॉक्सी वाले में पारा वाले किसका, मेटा में ना बोलना है, मेटा वाले का जो होता है 4.2, इसका होता है 4.2, इसका होता है 4.49, और पीकेए ज्यादा होगा तो बेसिक ज्यादा होगा। इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन हो गया है, ये वाला हो गया है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर कौन हो जाता है, ए, और चौथे नंबर पर कौन हो जाता है, बी हो जाता है। मिथॉक्सी एनिलीन को याद ही कर लेना, मिथॉक्सी एनिलीन में इन दोनों में अक्सर गलती होता है, लॉजिकली उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अंतिम 2 लाइन हमको बोलना है, अंतिम 2 लाइन हमको क्या बोलना है जानते हो, अंतिम 2 लाइन हमको बोलना ये है कि अगर किसी एनिलीन में, सीधा बैठो, अगर किसी एनिलीन में, ठहरा मेरे क्लास में मत बैठना, अगर किसी एनिलीन में दूसरा NH2 ग्रुप लगा दिया जाए, अगर किसी एनिलीन में हम लोग क्या लगा दें, दूसरा एनिलीन वाला ग्रुप लगा दें, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ऑर्थो को छोड़कर, ऑर्थो पोजीशन को छोड़कर बाकी जगहों पर ये लगा दो, क्योंकि ऑर्थो पर जब NH2 लगाते हैं ना तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये थोड़ा 4.47 कर देता है, जबकि अपने एनिलीन का हम बताए थे कितना 4.58, तो थोड़ा कम ही रह गया। लेकिन अगर कहीं भी दूसरे जगह पर NH2 ग्रुप और लगा दे, यहां भी NH2 ग्रुप लगा दे, ये अब ज्यादा बेसिक होने लगता है, इसका जो हो जाता है वो 4.88 होने लगता है। तो NH2 ग्रुप लगा देने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन किस पोजीशन को छोड़कर, ऑर्थो को छोड़कर खाली, बाकी कहीं भी लगा दो तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। पहला चीज ये बताना था। और दूसरा चीज हेलो एनिलीन के बारे में, हेलो एनिलीन के बारे में, अरे बेटा हेलोजन लगाने से एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ घटने लगता है, हेलोजन लगाने से एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होने लगता है, और अगर नजदीक रहा हेलोजन तो ज्यादा घटा देगा। माने बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस जो हो जाएगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा पारा वाला, फिर हो जाएगा मेटा वाला, फिर हो जाएगा ऑर्थो वाला। हेलो एनिलीन में सबसे ज्यादा हो जाएगा पारा वाला, सबसे ज्यादा हो जाएगा कौन सा, पारा वाला, फिर मेटा वाला, और फिर ऑर्थो वाला हो जाएगा। ये एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जितना बात बताए थे, ये इतना बात समझ में आ गया था। एनिलीन के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जितना बात बताए थे, इतना चीज समझ में आ गया था, पक्का। हाँ, तो यहां पर हमको थोड़ा बहुत बताना और भी चीज है, जिसमें 1-2 चीज हम और बताते चलते हैं, सुनते चलना। 1-2 छोटा छोटा चीज अभी और बताना है, वो सुनते चलते। जैसे मान ले हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया, हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, क्या चीज, कि एक मॉलिक्यूल है ये एक मॉलिक्यूल है ये, एक मॉलिक्यूल है ये, कौन है बेटा, सवाल तो नहीं था ना ये, और बोला कि इन लोगों में कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक। ये 4 मॉलिक्यूल आपके सामने दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी और मॉलिक्यूल डी। हम लोग से पूछा जाए कि इन लोगों में कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है, इसका जवाब दीजिए। तो इन लोगों में ज्यादा या कम बेसिक कौन कौन हो जाएगा, हम ही बताते चलते हैं, समय कम है, हम ही बोलते चलते हैं, सुनते चलना। देखो पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में भाग नहीं लेता है, पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है, जबकि पायरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग
लेता है। तो इन दोनों में ये अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेने लगे तो ये सबसे कम बेसिक हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर सबसे अच्छा, यहां कोई कंजुगेशन नहीं है, यहां कोई कंजुगेशन नहीं है, तो इन लोगों में बी वाला सबसे कम बेसिक, इससे ज्यादा बेसिक हो जाएगा कौन? ए। अब सुन बात क्या है, अब ए सी डी में क्या है? अरे बेटा इसका लोन पेयर जिन कार्बनों से जुड़ा है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिड कार्बन है, जबकि यहां जो लोन पेयर के नाइट्रोजन जिस कार्बनों से जुड़ा है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, sp3 कार्बन है। आप बताओ कि ये कार्बन नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहे होंगे कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहे होंगे? सी और डी वाले लोग। तो एक चीज तो पक्का है ना कि ए से ज्यादा बेस, ए जो होगा कम बेसिक होगा किससे? सी और डी में। सी नंबर 1 नंबर 2 का कैंडिडेट या तो सी वाला होगा या तो डी वाला होगा। अरे बेटा सी और डी में यहां भी दोनों sp3 है, यहां भी दोनों sp3 है। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर एक ही है, यहां ऑक्सीजन है नहीं है, यहां ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होने से क्या फर्क पड़ेगा? इस ऑक्सीजन का इंडक्टिव इफेक्ट हल्का हल्का बहुत हल्का, थोड़ा बहुत इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा क्या करेगा, जबकि यहां पर वो चीज बिल्कुल नहीं है। यहां उल्टे इलेक्ट्रॉन पुशिंग सप्लाई उधर से आएगा, तो इन दोनों में भी ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? तो यहां पर इसके बाद कौन हो जाएगा? डी। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? ये समझ में आया? ये सबसे कम बेसिक है, क्यों? वो लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल हो गया है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल नहीं है, लेकिन जिन कार्बनों से वो नाइट्रोजन अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिड है। और sp2 हाइब्रिड कहने का मतलब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया? एक दो और भी चीजें समझानी है, लेकिन अब वो अगले क्लास में ही समझाएंगे। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।